Welcome back everyone to another important video of jurisprudence question answer series। अब हम लोग 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं कि jurisprudence जो है वो इंटरनेशनल लॉ में आके गायब हो जाता है। jurisprudence की स्टडी हम लोग इंटरनेशनल लॉ के को से नहीं कर सकते। अब jurisprudence में हम लोग क्या करते हैं, jurisprudence हम लोग लीगल कॉन्सेप्ट्स, लीगल प्रिंसिपल्स सब डिराइव करते हैं। तो ये हम लोग इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई नहीं कर सकते jurisprudence। उसमें कोई लीगल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट वगैरह निकालना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब इसको समझाना है। तो फेमस जूरिस्ट होलैंड कंसीडर्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence। ये एक्सप्लेन फॉलोइंग रीजन बिहाइंड इट। तो होलैंड ने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence है, और उन्होंने कुछ रीज़न दिए इसके पीछे। पहला कि इट लैक्स एनी जज ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस एक्सेप्ट public opinions beyond and above the disputant parties themselves। तो ऐसा कोई जज नहीं बैठा हुआ है डिस्प्यूटेड पार्टीज यानी कि नेशंस जो हैं डिस्प्यूटेड, उनसे ऊपर कोई जज नहीं बैठा हुआ है जो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, इनमें फैसला सुनाए। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं। There is no single criterion of identification of international law, and one has to resort to several sources such as treaties, customs, judicial decisions, writings of jurists, etc. to identify this law। तो कोई एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं डिफाइन है कि इन्हीं इन सोर्सेस की ये सोर्सेस को हम लोग इंटरनेशनल लॉ का सोर्स मानेंगे, इसी से आइडेंटिफाई किया जाएगा इंटरनेशनल लॉ। पर बहुत सारे सोर्सेज हैं, सेवरल सोर्सेज हैं, नए नए सोर्सेज बनते रहते हैं। तो ट्रीटीज़, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, राइटिंग्स ऑफ जूरिस्ट, इन सब से और भी बहुत से सोर्सेज से जो है इंटरनेशनल लॉ आइडेंटिफाई किया जाता है। द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डिसीजंस इन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स इज फार लेस देन द म्युनिसिपल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बिकॉज द फॉर्मर इन्वॉल्व पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो जैसे म्युनिसिपल कोर्ट्स में हम और ट्रिब्यूनल्स में हम लोग डिसीजन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये लॉ है, इस वजह से ऐसा डिसीजन होगा, पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जो फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए होते हैं। यानी कि अगर कोई किसी देश से ज़्यादा फ़ायदा है तो उसको डेफिनेटली लॉ को ध्यान दिए बिना उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इंटरनेशनल लॉ इज सिंपली बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ नेशंस which have withdrawn the obligation of no nation to obey its seizures। तो इंटरनेशनल लॉ जो ओबे करते हैं वो नेशंस अपने कंसेंट से करते हैं। अगर उनको लगा कि नहीं करना मुझे फॉलो, तो कंसेंट वापस ले लेंगे और ओबे भी नहीं कर, ओबे करने की ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। देयर इज नो इफेक्टिव मशीनरी और सोवरेन पावर टू इन्फोर्स सैंक्शन ऑन स्टेट्स विच रिफ्यूज टू ओबे द लॉ ऑफ नेशन। तो कोई ऐसी मशीनरी नहीं बैठी, यानी कि कोई पुलिस या आर्मी नहीं ऐसी बैठी हुई है जो इनकी जो पनिशमेंट देगी स्टेट्स को जो रूल्स फॉलो, जो इंटरनेशनल के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट दे, ऐसा कोई मशीनरी नहीं बैठी हुई है। सच रूल्स आर वॉलंटरी दो हैबिचुअली ऑब्जर्व बाय एवरी स्टेट इन इट्स डीलिंग्स विद द रेस्ट एंड देयरफॉर कैन बी कॉल्ड ओनली बाय कर्टसी। तो ये एज अ हैबिट वॉलंटरी फॉलो करते हैं स्टेट्स, क्योंकि उन्हें बाकी के देशों से भी डील करना होता है, तो इसलिए बस एज अ कर्टसी फॉलो कर लेते हैं। ऑस्टिन भी सेम व्यू के थे हॉलैंड की तरह। तो ये हमने पॉइंट देखी कि कैसे इंटरनेशनल लॉ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्यों नहीं है। बट नाउ इट इज़ वेल सेटल्ड दैट अबव स्टेटमेंट ऑफ हॉलैंड इज नॉट ट्रू। दो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एज imperative and explicit as any other positive law, it is applied by the International Court of Justice and international customs, treaties and arbitration agreements have led to development of well settled principles which in normal intercourse of states limits their activities just as any municipal law। तो
ये होलैंड का व्यू जो है अब नकार दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही इंटरनेशनल लॉ क्लियरली मेंशन ना हो और उतना नेसेसरी ना हो जैसे जितना पॉजिटिव लॉ नेसेसरी होता है, पर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा इसमें फैसले सुनाए जाते हैं। एक कोर्ट है जो फैसले देता है इसके लिए, तो इसलिए ये कहना गलत है कि इंटरनेशनल लॉ वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स ट्रीटीज एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स की वजह से जो भी इंटरनेशनल कस्टम्स फॉलो किए गए या ट्रीटीज़ और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स फॉलो किए गए, उसकी वजह से कुछ प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं, जो कि जूरिस्प्रूडेंस का काम ही होता है। और वो प्रिंसिपल्स लिमिट कर देते हैं नेशंस की एक्टिविटी को। अगर वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो नेशंस को लिमिट हो जाती है उनकी एक्टिविटीज़ उन प्रिंसिपल्स की वजह से। जैसे कि म्युनिसिपल लॉ में भी हम लोग अथॉरिटीज़ या किसी इंसान की एक्टिविटी को लिमिट करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ में भी नेशंस की एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती हैं उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। ओपेनहाइम ऑब्जर्व दैट लॉ पोस्टुलेट 3 कंडीशन फॉर दिस इट्स एग्जिस्टेंस। तो ओपेनहाइम का भी पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने इस स्टेटमेंट को नकारा है, इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाले को। तो उन्होंने 3 कंडीशंस बताई हैं कि लॉ होने के लिए 3 कंडीशंस क्या ज़रूरी हैं। अ कम्युनिटी, बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट, कॉमन कंसेंट ऑफ दैट कम्युनिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ रूल। तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए और उसमें रूल्स बने होने चाहिए, बॉडी ऑफ रूल्स होना चाहिए जो ह्यूमन कंडक्ट में उस कम्युनिटी के कंट्रोल करें, और साथ ही साथ एक कॉमन कंसेंट होनी चाहिए कम्युनिटी की कि वो रूल्स जो है वो फॉलो, जो रूल्स इन्फोर्स किए जाएंगे एक्सटर्नल पावर के थ्रू। ऑल दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन। तो इसलिए ये सब एलिमेंट्स इंटरनेशनल लॉ में प्रेजेंट है, इसलिए वो भी उसमें भी जूरिस्प्रूडेंस जो है हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी कर सकते हैं। तो यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स।